नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के इस सफर में पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा, NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा और श्रेष्ठता परीक्षा, इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हल करके इसमें हमें बताया हुआ है। अब आज हम इस वीडियो में पीएम यशस्वी परीक्षा सन 2022 में जो संपन्न हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका हल हम बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत गणित विषय का यह तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम 2 पार्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसे आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, वो आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी पीएम यशस्वी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 11 से। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 का पार्ट 1 बना हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक ये जो प्रश्न है ये पार्ट नंबर 2 में इनका सॉल्यूशन आपको विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए आज हम पार्ट 3 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर, यानी मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है सिर्फ उत्तर न समझते हुए हम उसको समझ लेते हैं कि निर्देशांक होते क्या है। आपने देखा होगा कि ग्राफ पेपर होता है और इस ग्राफ पेपर में इस प्रकार से हम एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, एक से लाइन खींचते हैं हम वर्टिकली यानी खड़ी, है ना, इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष, और ठीक है ना, ये कहा जाता है क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टली, जिसे हम एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। अब क्या होता है ग्राफ में देखा होगा कि बहुत से बारीक बारीक जो है लाइनें खींची जाती है। मान लीजिए इस प्रकार से ये है ना, ये आपके खंड बने हुए हैं, ये ग्राफ के अंदर ऐसे जो है खंड बने रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो खंड है इन्हें एक निश्चित नंबर के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो देखिए यहां पर जो होता है ये कहलाता है ओरिजिन यानी मूल बिंदु। क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु ये कहलाता है। अब मूल बिंदु से हम जाते हैं कहां? दाहिनी ओर। ये 1 2 3 इस प्रकार से ये नंबर डालते हैं और ये होते हैं पॉजिटिव। इसी प्रकार से ये जो आपका मूल बिंदु होता है इसके ऊपर भी 1 2 3 और आगे बढ़ता है, ये भी नंबर पॉजिटिव है। बट हमें देखा होगा, याद कीजिएगा, ये संख्या रेखा होती है ना, बस ये वाली संख्या रेखा ही है। तो इस बिंदु के यानी जो आपका ओरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है, इस ओरिजिन से जब आते हैं लेफ्ट जाते हैं तो -1 -2 और -3 आता है ना। सिमिलरली इस ओरिजिन से हम नीचे आते हैं तो यह आ जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, यानी सेम आपकी क्या है नंबर लाइन है। ठीक है, अब ये हमने जब इसको 2 भागों में मतलब 2 जो एक्स खींचे में अक्ष खींचे हैं एक्स और वाई, तो ये जो भी आकृति है, ठीक है, जो जगह है जो स्पेस है वो 4 भागों में बढ़ गई है। ये पहला, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा कहलाएगा चतुर्थ अंश। अब इसके अंदर देखिए ये एक्स के ऊपर जो बिंदु है वो लिखे जाते हैं, जिसे मान लिया ये 2 है, या 2 लिखा, फिर ये वाई के, है ना। तो यहां पर जो पहला आपका चतुर्थ अंश है इसमें चिन्ह होता है प्लस प्लस वाला। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ये वाला है, इसमें देखिए एक्स पहले आता है, एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस है, फिर वाई का बाद में आता है, ये प्लस आ गया, इस साइन और इसके हो गए माइनस और प्लस हो गए। इसी प्रकार से यहाँ एक्स के माइनस है, देखिए वाई का माइनस है, यानी जो तृतीय आपका चतुर्थ अंश है
इसमें साइन हो जाएगा माइनस माइनस का, और चौथे में क्या हो जाएगा, एक्स किस है, प्लस है, और वाई माइनस है, फिर प्लस माइनस हो जाएगा। यानी ये कहलाता है आपका मूल बिंदु कहलाएगा, समझा ना। मूल बिंदु, तो मूल बिंदु की निर्देशांक दे रहा है 0 है, ये स्टार्ट होता है, तो एक्स का भी 0 आ जाएगा और वाई का मान भी 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा, है ना। वैसे इसको हम 10 सेकंड में भी कर सकते हैं कि मूल बिंदु की निर्देशांक 0 0 है, लेकिन कैसे है ये आपको समझा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब प्रश्न आ सकता है कि भैया 5 और ऋण 3 ये जो निर्देशांक है यह किस चतुर्थ अंश में आते हैं। तो अब पता होना चाहिए कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो ये इसमें आएगा चौथे चतुर्थांश में आएगा, ये वाला, ये चौथा वाला है ना, ये चौथा इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। चौथे चतुर्थ अंश कहलाता है ये, है ना, चतुर्थ अंश, ठीक है ना, चतुर्थ अंश यानी चौथे चतुर्थ अंश में ये कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये हमने पूछा है मूल बिंदु का, इस प्रकार से आपको निर्देशांक देकर के पूछ सकते हैं कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। या फिर प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, कैसा आ सकता है कि तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थ अंश, है ना, तृतीय चतुर्थ अंश में, है ना, निम्न में से कौन से निर्देशांक हैं। तो उसके लिए पता क्या होना चाहिए कि तृतीय जो चतुर्थ अंश है इसमें जो संख्या आएगी वो माइनस माइनस में आएगी, यानी -3 हो सकता है, -4, यानी जो भी ये निर्देशांक आएंगे ये माइनस माइनस होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न इसमें 3-4 प्रकार के बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें डिटेल समझा है ताकि इसी प्रकार ये प्रश्न आता है ना, वो आप हल कर सकें। तो हमसे केवल उत्तर जानेंगे, है ना, उसके बारे में डिटेल समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गणित हमें सीखना है, रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following number is divisible by 18? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है ना, यानी 18 का उसमें भाग लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, यानी पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए आपको बता दूं मैं कि 18 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो संख्याएं है ना 9 और 2 से, देखिए 9 गुणा 2 होता है 18, एक तो हो गया, फिर हो गया 9 दूनी 18, सीधा सा है। तो जो संख्याएं 9 और 2 से कट जाएगी ना वही संख्या 18 से भी विभाज्य होगी, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2 का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है ना, तो ये संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है, राइट, 2 से विभाज्य होती है, ठीक है। अब 9 का नियम क्या है कि यदि कोई संख्या है ना और उसके अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है या 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो संख्या 9 से कट जाती है, 9 से विभाज्य होती है। कैसे, उदाहरण के लिए एक संख्या मैं ले रहा हूं 441, इसमें अंक क्या है 4, 4 और 1, यानी इनके अंकों को हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं, इनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 9 में 9 भाग लगाया तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, या 9 पहाड़े मारा है, ऐसा याद रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिंपल भाषा को समझा रहा हूं, है ना, गणित की कठिन भाषा में नहीं। तो 9 के बारे में आता है, सीधी सी बात है, इतना याद रखें, ये संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि यहां पर इस संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है, ठीक है। देखिए 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, ये नहीं आता है, ये संख्या 18 जो आई नहीं होगी, करके देख लीजिएगा। अगला देखते हैं 5 और 9 14 और 6 20, ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 18 से विभाजित नहीं होगा। तीसरा 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 जो है किसके पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, और इकाई के स्थान पर 6 भी है, यानी दोनों नियम एक साथ लागू हो रहे हैं,
9 का नियम भी लागू हो रहा है और 2 का नियम भी लागू हो रहा है। तो ये संख्या जो है 6426 ये 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। हमें 18 भाग लगाना नहीं है, इन नियमों को सीखना है और इसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखिए 1 और 1 2 और 3 5 5 10 और 6 16, 16 भी 9 खड़े में नहीं आता है। ठीक है, तो हमें न तो 18 भाग लगाना है और न ही और कुछ करना है, तो काफी टाइम लगेगा। तो ये नियम याद रखें, और इन नियमों के लिए मैंने विभाज्यता की पहचान के नाम से एक वीडियो बनाया है ना। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें सभी संख्याओं के जो विभाज्यता के नियम है मैंने इस प्रकार से डिटेल में समझाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पॉलीहेड्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक के लिए सत्य है। अब देखिए, ये जो बहुफलक के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं आयलर का सूत्र, क्योंकि आयलर जो एक गणितज्ञ थे उन्होंने उस सूत्र का निर्माण किया था। उसके अंदर क्या किया था कि F प्लस V माइनस 2 इज इक्वल टू E। ठीक है, या कहीं पर सूत्र इस प्रकार भी लिखा जा सकता है F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2, है ना, मतलब एक ही है। तो यह पक्षांतर कर दिया है और यह ये मूल रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके जो संकेत है ना वो समझ लीजिएगा। बहुफलक यानी क्या होता है, जैसे घन हुआ आपका, घनाभ हुआ, है ना, ये बहुफलक होते हैं। तो एक में से क्या होता है, एक का मतलब मैं समझाता हूं पहले तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक मीन्स फेसेस, फेसेस मतलब जिसको हम बोलते हैं फलक, क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो घनाभ आता है ना, ये डस्टर हमारा है ना, मान लीजिए, तो ये जो घनाभ आता है इस प्रकार से, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें 6 फलक होते हैं। ये सामने जो इस तरह दिखाई देता है, ये इसको बोलते हैं फेसेस, ये इसमें 6 फेसेस है, ये फेस कहलाता है, यानी फलक हो गया है। वी यानी क्या होता है, वर्टिसेस यानी शीर्ष। ये दो जो किनारे एक जगह मिलते हैं ना, ये बिंदु, ये कहलाता है शीर्ष, ये वाला, है ना, ये शीर्ष हो गए। ठीक है ना, ये क्या कहलाएंगे, शीर्ष कहलाते हैं, है ना, वर्टिसेस। और ई यानी इजेस, ठीक है ना, मतलब किनारे। ठीक है, ये किनारा, जो लाइन होती है ये किनारा कहलाती है, ये किनारा कहलाती है, ये भी किनारा कहलाएगी, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो सत्य कैसे हुआ, सत्य होना चाहिए दोनों ये पक्ष बराबर होना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या है, ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं कि एफ की वैल्यू कितनी है, 8 है, वी की वैल्यू कितनी है, 6 है, माइनस 2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है, 12। तो क्या आ रही है, देखिए 8 और 6 को जोड़ते हैं तो 14 माइनस 2। अब 14 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, कार से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो वैल्यू है ये बहुफलक के लिए सत्य है, ठीक है, और बाकी ये असत्य है। क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट। किसी भी ठोस के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का जो मान होता है ना, ठीक है, जो क्षेत्र का मान होता है वह कहलाता है आयतन। अब ध्यान रखिएगा कि कोई भी घन हुआ, घनाभ हुआ, ये जितनी स्थान, हाँ, यदि नीचे सरफेस पर स्थान घेरता है यानी 2D में, यहां पर ठोस के द्वारा घेरे गए क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहां हम बात कर रहे हैं अमाउंट ऑफ स्पेस, है ना, ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। ठीक है, यानी किसी भी जगह इसका स्थान घेरते हैं, तो जैसे इस प्रकार से आपका सॉलिड होता है ये, है ना, ये आप मान लीजिए घनाभ है ये, ठीक है, ये। अब इसने जितना स्थान घेरा हुआ है पूरा, ये कहलाएगा इसका
वॉल्यूम यानी आयतन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, 3D होता है, यानी 3 डायमेंशन जो आपका ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसके लिए है। यदि हम 2D की बात करें तो वो स्थान क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाता है एरिया कहलाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, 3D की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है वह क्या होता है, इसका पूरा जो एरिया है वो सरफेस एरिया कहलाता है। तो एरिया मीन्स किस में आता है, तो 2D में आता है। 2 डायमेंशन जितने भी आपके चीजें होती हैं, जैसे वर्ग हुआ, आयत हुआ, ये 2D के अंतर्गत आता है, वो कहलाता है क्षेत्रफल यानी एरिया। ये ध्यान रखना है। तो किसी भी ठोस के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का जो मान होता है, स्थान का मान होता है, वो कहलाता है आयतन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर बाय इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर। अब 3 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 3 मीटर विमा वाले किसी कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक कमरा है, अब इस कमरे में हम सबसे बड़ा जो डंडा है या बांस है जो रखेंगे, तो क्या करेंगे, इस बिंदु से हम रखते हैं, तो ये वाला तो छोटा हो गया। अब ये वाला जो बिंदु है, इसके अंदर वाला वहां तक रख सकते हैं, और इससे बड़ा नहीं रख सकते हैं। ये चूंकि ये जो आकृति है इसमें 3 विमा आती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ऐसे आकृति जो आती है उसको बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ यानी डिवाइड। और ये जो रेखा हमने खींची है ये कहलाती है विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी, विकर्ण। तो हमें यहां पर क्या करना है कि उस बांस की यानी डंडे की लंबाई याद करने के लिए, ठीक है, हमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई याद करना होगी। और घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई का सूत्र होता है वो क्या होता है, मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूं, चार्ट में बाद में करेंगे। पहले आप क्या करें, फिर उसका डिटेल समझ लें, बेस समझ लें, फिर हम शॉर्टकट में आराम से कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा सूत्र लिख कर बता रहा हूँ, हल कर बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सीखें, ठीक है, और इस परीक्षा में सफल हो, ये मेरी कामना है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर, अब इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट, है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। अब एल मीन्स क्या होता है, इसमें लंबाई होता है, एल लंबाई हो गई, बी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, है ना, और सी इसकी हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई हो गई। तो यहां पर हमें 3 चीज दी गई है, 1 2 और 3। अब कोई से मान लीजिएगा, लंबाई हमने 3 मान ली, चौड़ाई हमने 4 मान ली, है ना, और ऊंचाई हमने 3 मान ली है, ये दी हुई है। अब क्या करेंगे, यहां पर इसका मान रख देंगे, है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16 और 3 का 9, ठीक है। ये कितना हो गया, 16 और 9 25, 25 और 9 होता है 34। अब 34 का वर्गमूल निकलता नहीं है ना, ये आंसर आ जाएगा मीटर में। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा है हमारा, ये जवाब हो जाएगा √34 मीटर। क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब हमने आपको दिया है इस प्रश्न के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न, जिसके पहले वीडियो में हमने मानक रूप जो है पढ़ लिया था। तो आपने इसे वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो दे सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, है ना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट दी गई है, गणित के बारे में आपको देख सकते हैं, इंग्लिश के बारे में, विज्ञान के बारे में भी है, ठीक है ना। तो ये आपने सीखा, प्रैक्टिस किया, तो ये हमने आपको दिया है अभ्यास प्रश्न, इनको आप हल करें और इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आप ये सीखें या नहीं सीखें। आप सीखेंगे हमें खुशी होगी, है ना। तो ये 3 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, है ना, ये हैव टू डन, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा
लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इस परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो ये वीडियो एएनएमएस, श्रेष्ठा, यशस्वी तथा इसी प्रकार की अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।